हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्चर स्टेजेस ऑफ हीलिंग, जिसको मैं कंस्ट्रक्शन साइट के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। लेकिन हमारे लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि जो फ्रैक्चर हीलिंग के स्टेजेस होते हैं या जो फ्रैक्चर हीलिंग है वो एक रैंडम प्रोसेस नहीं है। ये एक टाइम बाउंड हार्मोनल कंट्रोल्ड एंड सेल स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। ओके यानी अगर इसमें एक भी वर्कर लेट आया तो पूरा ओवरऑल जो फ्रैक्चर हीलिंग का टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा या डिले हो जाएगा। बॉडी बोन को रैंडमली ट्रीट नहीं करती, बॉडी बोन को एक कोलैप्स्ड कंस्ट्रक्शन साइट की तरह ट्रीट करती है। ओके जहाँ स्टेज का फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड वर्कर्स यानी सेल एंड फिक्स्ड सिग्नल्स होते हैं यानी हार्मोन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला है हमारा हेमाटोमा फॉर्मेशन। हेमाटोमा फॉर्मेशन जो होता है वो 0 to 7 डेज तक रहता है, मतलब इसका टाइम पीरियड जो है वो 0 to 7 डेज है। अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉन्टेक्स्ट में बात करें सो ये फेज बिल्कुल वैसा है जैसे कि कोई ब्रिज गिर जाए। ओके तो जब कोई ब्रिज गिरता है तो सबसे पहले वहाँ पे रिपेयरिंग शुरू नहीं होती, वहाँ के साइट को सील ऑफ किया जाता है और सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। सो अगर हम बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे ही बोन टूटती है तो उसके सराउंडिंग्स में ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं एंड इससे क्या होता है, फ्रैक्चर साइट पे हेमाटोमा यानी ब्लड क्लॉट बनता है। सेकेंड चीज़ इसमें क्या होती है कि जो हमारा O2 लेवल है उस फ्रैक्चर साइट पे वो शार्पली गिर जाता है एंड एनवायरनमेंट को ये एसिडिक बनाता है। बट ये लो O2 एनवायरनमेंट जो है डैमेज नहीं करता एनवायरनमेंट को, ये नेसेसरी ट्रिगर होता है फ्रैक्चर साइट की हीलिंग के लिए। सो अब हम सेल इन्वॉल्वमेंट के बारे में देखते हैं। इस स्टेज में मेजरली दो सेल्स होते हैं, प्लेटिलेट्स और आरबीसीज, जो अपना रोल प्ले करते हैं। सो प्लेटिलेट्स यहाँ पे क्लॉट बनाते हैं एंड सिग्नल्स रिलीज़ करते हैं और आरबीसीज में क्या होता है कि आरबीसीज यहाँ पे बाद में ब्रेक डाउन होके सिग्नलिंग में हेल्प कर। सो हमारे कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो इस पूरे प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला है हमारा PDGF, प्लेटिलेट्स डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। हमारा PDGF है वो रिपेयर सेल्स को बुलाता है। सेकेंड ग्रोथ फैक्टर है हमारा TGF बीटा यानी ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स बीटा। ये क्या करता है, ये सेल डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है। सो थर्ड है हमारा FGF, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स। सो ये क्या करता है, ये सॉफ्ट टिश्यू फ्रेमवर्क प्रिपेयर करता है। अगर किसी रीज़न से ये हेमाटोमा स्टेज जो है वो हैम्पर हो जाती है तो बेसिकली पूरा जो प्रोसेस है, जो फ्रैक्चर हीलिंग का प्रोसेस है, उसका फाउंडेशन ही हिल जाएगा। सो कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें इनिशियली हेमाटोमा स्टेज में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है स्वेलिंग, पेन, सीवियर पेन बेसिकली, लॉस ऑफ फंक्शन, वार्मथ, रेडनेस एंड स्वेलिंग अराउंड द फ्रैक्चर। सो सेकेंड स्टेज है हमारा इन्फ्लामेटरी स्टेज, जो क्लीनिंग, सिक्योरिटी और एक हीलिंग स्टेज है। अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये स्टेज बिल्कुल वैसा है जैसा कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जब ब्रिज गिर जाता है उसके बाद क्लीनिंग यानी जो टूटा हुआ मटेरियल होता है उसको हटाया जाता है एंड नेक्स्ट प्लान जो है वो डिसाइड होता है। सो अगर हम बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें तो इन्फ्लामेशन स्टेज जो है उसमें बेसिकली हमें पेन, हीट एंड स्वेलिंग देखने को मिलता है। इन्फ्लेमेशन एक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक हीलिंग का सिग्नल है कि हाँ अब हीलिंग शुरू हो गई है। एंड ये स्टेज ये भी दर्शाता है कि उस पर्टिकुलर साइट पे जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ गया है एंड न्यू जो ब्लड वेसल्स हैं वो अब बनने लगे। हम बढ़ते हैं इस स्टेज में सेल इन्वॉल्वमेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है न्यूट्रोफिल्स, जो कि डेब्रिस रिमूवल में हेल्प करते हैं। देन सेकंड आते हैं हमारे मैक्रोफेजेस। ये क्या करते हैं, ये मेन सुपरवाइजर का काम करते हैं जो ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करते हैं। अगर मैक्रोफेजेस अपना काम सही से ना करें तो जो हीलिंग प्रोसेस है वो पूरा का पूरा फेल हो जाए। सो इस स्टेज के लिए भी हमारे पास कुछ ग्रोथ फैक्टर्स है। सबसे पहला है हमारा VEGF, वैस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर, जो नए ब्लड वेसल्स को बनाने में हेल्प करता है। देन सेकंड आता है हमारा BMP, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन, जो कि हमारे बोन फॉर्मेशन सिग्नल को ऑन करता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 से 10 दिन तक के बीच में होता है, जो स्टार्टिंग अर्ली पीरियड होता है हीलिंग का। एंड जो सिम्टम्स होते हैं वो हमारे पिछले स्टेज जैसे ही होते हैं, जिसमें हमें लॉस ऑफ फंक्शन, पेन, सीवियर स्वेलिंग अराउंड द फ्रैक्चर साइट एंड वार्मथ, रेडनेस जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं।
सो थर्ड स्टेज है हमारा सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। अब जो ये सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन है ये एक टेम्पररी सपोर्ट स्ट्रक्चर की तरह है, ज्वाइंट बट नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो वो वीक 1 to वीक 3 तक रहता है। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये फेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा बैम्बू ब्रिज कनेक्टेड रहते हैं ना, बट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो वेट लोड कर सकें। ठीक है, तो जैसे कंस्ट्रक्शन साइड पे क्या होता है कि जैसे मटेरियल वगैरह सब ब्रिज गिर गया तो उसके बाद उसको वापस से रीबिल्ड करने के लिए हमको बैम्बू ब्रिज बनाने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ही फर्दर चीज़ें आगे बनती हैं। बट ये जैसा ये स्टेज है वो ही है हमारा सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। सो अगर हम बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो हमारा फ्रैक्चर गैप होता है उसमें फिब्रोकार्टिलेजिनस टिश्यूज जो हैं वो बनते हैं, जिसको हम सॉफ्ट कैलस कहते हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, थोड़ा मूवमेंट जो है वो अलाउ करते हैं, मतलब पेशेंट थोड़ा मूवमेंट कर सकता है, बट ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि पेशेंट पूरा इस पर वेट बेयरिंग ले पाए। सो हम इस स्टेज के सेल इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है हमारा फिब्रोब्लास्ट। जो फिब्रोब्लास्ट होता है वो कोलेजन बनाता है। ठीक है, और जो हमारा कॉन्डोब्लास्ट मतलब जो हमारा सेकंड सेल है वो कॉन्ड्रोब्लास्ट है, वो हमारे कार्टिलेज बनाते हैं। देन आता है हमारे मीजनकाइमल स्टेम सेल्स। जो मीजनकाइमल स्टेम सेल्स होते हैं वो फ्यूचर जो सेल्स होते हैं उनको डिसाइड करते हैं। अब नेक्स्ट हम इस स्टेज के ग्रोथ फैक्टर्स की बात करते हैं तो जो ग्रोथ फैक्टर पहला होता है वो है हमारा इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेल ग्रोथ होता है उसमें ये जो ग्रोथ फैक्टर है वो हेल्प करता है। सेकेंड ग्रोथ फैक्टर है हमारा TGF बीटा, जिसकी मैंने पहले भी बात करी थी हेमाटोमा स्टेज में, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ये मैट्रिक्स को ऑर्गेनाइज करता है। दूसरा लो O2 एनवायरनमेंट कार्टिलेज को सपोर्ट करता है। इस स्टेज में ओवरलोडिंग या अर्ली वेट लोड की वजह से जो सॉफ्ट कैलस है वो टूट भी सकता है। इस स्टेज में अर्ली वेट बेयरिंग या ओवरलोडिंग की वजह से जो ये सॉफ्ट कैलस है ये कोलैप्स भी हो सकता है। सो इस स्टेज में अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो हमें पेन रिडक्शन, स्वेलिंग रिडक्शन देखने को मिलेगी, और जो लॉस ऑफ फंक्शन था वो अब वो नहीं रहेगा, उसमें स्लाइट वेट बेयरिंग पेशेंट कर सकता है, बट जो फ्रैक्चर साइट है वो अभी भी अनस्टेबल रहेगी। सो हम बात करते हैं फोर्थ स्टेज की, जो है हमारा हार्ड कैलस फॉर्मेशन। ये बेसिकली परमानेंट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन है। अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इसमें क्या होगा, टेम्पररी सपोर्ट निकाल के स्टील और सीमेंट का रीएनफोर्समेंट डाला जाता है, जिससे जो टेम्पररी सपोर्ट है वो तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा लेकिन अभी भी फाइनल पॉलिशिंग नहीं हो पाएगी। बट जो फ्रैक्चर साइट है वो टेम्प्ररी सपोर्ट सिस्टम पे नहीं है, अब उसको एक हार्ड सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल गया है इस स्टेज में, जो हमारा हार्ड कैलस फॉर्मेशन है। और अगर हम बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें इस स्टेज में जो हमारा सॉफ्ट बोन कैलस है वो हार्ड बोन कैलस यानी वुवन बोर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड, मिनरल डिपोजिशन बढ़ जाता है और बोन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अगर हम इस स्टेज के सेल इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट का काम आता है, जो कि बोन फॉर्मेशन सेल्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन्स की, यानी इस स्टेज में हमें कौन कौन से हार्मोनल एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो हमारा सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ाता है, यानी बोन फॉर्मेशन को बढ़ाता है। सेकंड है हमारा कैल्सीट्रोल। कैल्सीट्रोल जो है वो एक एक्टिव फॉर्म है विटामिन D3 की, जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। थर्ड है हमारा PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कि मिनरल को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अगर इस टाइम पे कोई पर्सन मतलब कोई पेशेंट है वो अपना एक्सरे देखे तो जो एक्सरे दिखेगा वो अब इस स्टेज पे यानी हार्ड कैलस फॉर्मेशन में पूरा यूनियन दिखता है। सो अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये टाइम पीरियड, इस स्टेज का जो टाइम पीरियड है वो टिल 6 वीक्स तक रहता है। एंड इसमें हम 4 मेजर सिम्टम्स देखते हैं, स्वेलिंग मिनिमल और एब्सेंट, सेकेंड है नो पेन एट रेस्ट, थर्ड है पार्शियल वेट बियरिंग पे पेशेंट को पेन आ सकता है, एंड लास्ट है हमारा माइल्ड पेन ऑन हेवी एक्टिविटी। सो हमारा लास्ट फेज है रीमॉडलिंग फेज। इस फेज में हमें फिनिशिंग और स्ट्रेंथ ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलता है। ये फेज 6 वीक्स से सेवरल मंथ्स एंड ईयर्स तक लास्ट करता है। अगर हम इस फेज़ का कंस्ट्रक्शन कॉन्टेक्स्ट देखें तो ये फेज़ बिल्कुल फाइनल फिनिशिंग और लोड टेस्टिंग फेज़ जैसा होता है। एक्स्ट्रा मटेरियल हटाया जाता है
और जो स्ट्रक्चर है वो ट्रैफिक के हिसाब से आगे अडेप्ट करता है। अगर हम इसके बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें तो जो हमारी वुवन बोन है वो लेमिनार बोन में कन्वर्ट होती है। बोन अपना शेप और थिकनेस स्ट्रेस के हिसाब से चेंज करती है। मैंने पिछले स्टेज में भी वुवन बोन की बात करी थी और यहाँ पे भी मैं वुवन बोन एंड लेमिनार बोन के बारे में बात कर रही हूँ। बेसिकली जो वुवन बोन है वो एक इमेच्योर बोन है, इमेच्योर प्राइमरी बोन है, जिसमें जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो रैंडमली और डिसऑर्गेनाइज मैनर में अरेंज होते हैं, जिससे वो मैकेनिकली वीक बनती है, जो कि मैंने सॉफ्ट कैलस में मेंशन किया था। जो लेमिनार बोन है वो एक मैच्योर बोन है, जिसमें जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो पैरेलल लेयर्स में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से लेमिनार जो बोन है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ अटेन करती है। अब इस स्टेज का एक गवर्निंग प्रिंसिपल है, वो है वॉल्फ्स लॉ। ये लॉ कहता है कि जो बोन होती है वो वहीं से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है या मानी जाती है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस लगता है। अब हम बात करते हैं सेल इन्वॉल्वमेंट की। तो सबसे पहला है हमारा ऑस्टियोब्लास्ट। ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं और ये फ्रैक्चर साइट पे करेक्ट अलाइनमेंट बनाते हैं बोन का। सेकंड है हमारे ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं? ये बोन रिजॉर्बिंग सेल्स होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेकडाउन ऑफ बोन के लिए। एंड इसके साथ साथ ये फ्रैक्चर साइट पे एक्स्ट्रा बोन जो है वो रिमूव करते हैं, ताकि फाइनल पॉलिशिंग एंड फाइनल शेप मिल पाए उस फ्रैक्चर वाले बोन को। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इस स्टेज में जनरली पेशेंट्स को कोई पेन देखने को नहीं मिलता। स्ट्रेंथ जो है वो ग्रेजुअली रिगेन करने की कोशिश करता है पेशेंट अब, एंड स्वेलिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती है। एंड नॉर्मल फंक्शन एंड नॉर्मल वेट बेयरिंग, मतलब हैवी वेट बेयरिंग भी अब पेशेंट जो है वो फाइनली कर सकता है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह के डाउट हैं वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर द टुडे। बाय।